Now I am going to continue my previous topic, abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding is defined as the irregularities in the menstrual cycle involving frequency, regularity, duration and volume of flow outside of pregnancy. The duration of menstrual cycle is about 4 to 5 days. And amount of blood loss is estimated to be 20 to 80 ml with an average of 35 ml. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी इरेगुलरिटी हो जाए, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी में हो बदलाव या उस मेंसेस के ड्यूरेशन में हो या वॉल्यूम में हो ब्लड के, तो वो इरेगुलरिटीज हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में काउंट करते हैं. मेंसेस का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 4 to 5 डेज और ब्लड लॉस जो एस्टिमेटेड जो लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 20 to 80 ml, एवरेज जिसका 35 ml है. वंस द मेंसेस स्टार्ट्स इट कंटिन्यूज साइक्लिकली एट एन इंटरवल ऑफ 21 to 35 डेज. जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं महीने 21 से आते रहते हैं विद एन मीन ऑफ 28 डेज, जिसका मीन है 28 दिन. वेरिएशन ऑफ एनी ऑफ दीज पैरामीटर्स, अगर इन पैरामीटर्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं अगर इनमें कोई वेरिएशन हो जाए, कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो वो कंस्टिट्यूट्स द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. ठीक है. Now I hope you understand the definition of abnormal uterine bleeding. FIGO classification system, PALM, for causes of abnormal uterine bleeding. The palm coin classification system for abnormal uterine bleeding has been approved by the International Federation of Gynecology and ऑब्स्टेट्रिक्स. द फिगो का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ये है एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज अ फिगो क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस तरह से इन्होंने एक क्लासिफाई किया था एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के कॉजेस को. पाम क्वाइन मेथड, पाम PALM, P for polyp, A for adenomyosis, L for leiomyoma, M for malignancy and hyperplasia, C for coagulopathy, O ovular dysfunction, E endometrial problems, endometrial कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए, I for iatrogenic, N not yet classified. Classification P stands for polyp. तो polyp क्या होता है? Polyps are the growths that attach to the inner wall of the uterus that extends into the uterine cavity. ये ग्रोथ होती है जो कि फॉर्म हो जाती है यूट्रस की इनर वॉल में और जो कि आगे एक्सटेंड करके यूट्राइन कैविटी तक पहुंच सकती है. तो ये होता क्या है एक्चुअली में? पॉलिप इज द ओवरग्रोथ ऑफ द सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन पॉलिप. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं अगर उनकी ओवरग्रोथ हो जाए और वो ग्रोथ एक्सटेंड करके यूट्राइन कैविटी तक पहुंचे, उसे हम कहते हैं endometrial polyps. ठीक है. And A is stands for, what is A? A is stand for adenomyosis. तो what is adenomyosis? Adenomyosis is the condition in which the endometrial tissues exist within and grows into the uterine wall. जो endometrial tissues हैं वो यूट्रस से बाहर जाकर ना इम्प्लांट हो, वो यूट्रस के वॉल के अंदर ही ग्रो करें, तो वो कंडीशन कहलाती है एडिनोमायोसिस. नेक्स्ट इज लियोमायोमा. लियोमायोमा क्या है? व्हाट इज लियोमायोमा? Leiomyoma
or uterine fibroids. These are the non-cancerous tumors or lumps made up of muscle cells and fibrous tissues which grows in the walls of the uterus, so named as uterine leiomyoma or myoma or fibromyoma. ठीक है, ये हैं क्या? ये नॉन कैंसरस ट्यूमर और लंप हैं जो कि मसल सेल्स और फाइब्रस टिश्यूज से मिलके बनते हैं और वो ग्रो करते हैं यूट्रस की वॉल में, इसीलिए इनका नाम हम यूट्राइन लियोमायोमा और फाइब्रोमायोमा भी कहते हैं। इसकी डिटेल तो बेटा अलग टॉपिक में है, ये फाइब्रॉइड की अलग एक पूरा टॉपिक है। अब मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो ये पाम क्लासिफिकेशन में जो L इज स्टैंड फॉर लियोमायोमा, तो लियोमायोमा इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। M इज स्टैंड फॉर मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेशिया। C stands for coagulopathy. So what is coagulopathy? Coagulopathy, it is a condition in which the blood's ability to clot is impaired. ठीक है, जो ब्लड की जो एबिलिटी होती है क्लॉटिंग होने की वो नहीं हो पाती, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है वो। दिस कंडीशन कैन कॉज प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग। जाहिर सी बात है, जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग या एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, विच में अकर स्पॉन्टेनियसली और फॉलोइंग एन इंजरी। ठीक है, आपको पता है कोगुलोपैथी क्या है? एक वो कंडीशन है जिसमें ब्लड की जो एबिलिटी होती है क्लॉट होने की वो इम्पेयर होती है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, विच में अकर स्पॉन्टेनियसली अचानक से भी हो सकती है या फिर कोई भी इंजरी की वजह से या मेडिकल और डेंटल प्रोसीजर के बाद भी ये ब्लीडिंग एक्सेसिव रह सकती है। O is stand for ovulatory dysfunction। ठीक है, O से क्या है? ovulatory dysfunction। stand for endometrial dysfunction, I for iatrogenic causes and classified। बाद में इन्हें लियोमायोमा की फर्दर सब क्लासिफिकेशन की है, जो मैं अभी आपको 1 by 1 समझाऊंगी। लियोमायोमा सब क्लासिफिकेशन सिस्टम। SM इज स्टैंड फॉर सब म्यूकोजल। इसको फर्दर 0, 1, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 0 दैट इज पेडिंकुलेटेड इंट्रा कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अंदर अगर ग्रोथ है तो वो हम उसको 0 ग्रेड देते हैं। पेडिंकुलेटेड है और इंट्रा कैविटरी यानी यूट्राइन कैविटी के अंदर, मैं पिक्चर्स दिखा दूंगी। 1 is less than 50% इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कौन से फाइब्रॉइड्स होते हैं? द इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स आर दोज फाइब्रॉइड्स विच ग्रोज इन बिटवीन द मसल्स ऑफ यूट्रस। तो उसमें जो लेस देन 1 हम जब कहेंगे, जब लेस देन 50% इंट्राम्यूरल होगा। इंट्राम्यूरल तो होगा फाइब्रॉइड यानी मसल्स के बीच में होगा, बिटवीन द मसल्स होगा, लेकिन वो लेस देन 50% ही होगा। 50 लेस देन 50%। और अगर मोर देन और इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल है तो उसे हम 2 ग्रेडिंग देते हैं। इसमें आप ये देखिए, ये यूट्राइन कैविटी है ये, और ये मसल है मायोमेट्रियम। अब ये जो है, अगर ये बिटवीन द मसल फाइबर्स है फाइब्रॉइड, अगर ये देखिए ये वाला, ये और ये, तो ये दोनों इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है। लेकिन अगर यही इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो इंट्राम्यूरल, लेकिन उनकी ग्रोथ लेस देन 50% ही है, यानी कि वो है इंट्राम्यूरल लेकिन सिर्फ 50% से भी कम वो मसल्स के बीच में है और बाकी के वो जो है वो मसल्स के बीच में नहीं है, तो उसे हम ग्रेडिंग देते हैं इज 1। और अगर मोर देन इक्वल टू 50% है तो हम उसे ग्रेडिंग देते हैं 2। इसमें आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इस पिक्चर में। ये 0 ग्रेडिंग हमने किसमें दी थी? जब वो पेडंकुलेटेड और इंट्रा कैविटी के अंदर है। देखिए यूट्राइन कैविटी है ये,
और इसके अंदर है ये पेडिकुलेटेड है, ये देखिए पेडिकल से मिला हुआ है ये। तो अब हम इसे कहेंगे इंट्रा कैविटेरी और इसको हम 0 ग्रेडिंग देंगे, ठीक है। अब हमने 1 ग्रेडिंग कब कही थी? 1 ग्रेडिंग हमने जब दी थी जब फाइब्रॉइड जो था वो कितना था, लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। देखिए इंट्राम्यूरल तो है ये, देखिए 1 नंबर का, लेकिन पूरी तरह से अंदर मसल के नहीं है, ये लेस देन 50% है, तो 1 ग्रेडिंग। और ये नंबर 2 पे देख लीजिए, नंबर 2 पर भी ये इंट्राम्यूरल है, लेकिन ये मोर देन और इक्वल टू 50%, यानी आधा तो ये मसल्स के बीच में है, तो हमने इसको ग्रेडिंग दी थी 2। अदर्स में देखिए हम ग्रेडिंग 3 कब देंगे? जब वो फाइब्रॉइड 100% इंट्राम्यूरल है और एंडोमेट्रियम से उसका कांटेक्ट है, एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है और 100% इंट्राम्यूरल है। 4th नंबर पर एंडोमेट्रियम से भी अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो इंट्राम्यूरल ही है, बिल्कुल मसल्स के बीच में है। नंबर 5 सबसेरोजल कब, नंबर 5 ग्रेडिंग कब दी हमने? जब मोर देन और इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल, यानी इंट्राम्यूरल है और वो मोर देन और इक्वल टू 50% है, 50% से ज्यादा वो मसल्स लेयर के बीच में है। और 6 ग्रेडिंग कब करी? जब लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, जब वो इंट्राम्यूरल तो है लेकिन उसका जो हिस्सा जो घेरे हुए है वो इंट्राम्यूरल पार्ट को, वो लेस देन 50% है। नंबर 7 इज सबसेरोजल एंड पेडिकुलेटेड। नंबर 7 मीन्स वो फाइब्रॉइड जो है वो सबसेरोजल है और पेडिकुलेटेड। तो सबसेरोजल फाइब्रॉइड कब कहते हैं? कौन से फाइब्रॉइड को सबसेरोजल कहते हैं? which grows on the outside of the uterus. In this condition, the intramural fibroid is pushed towards the peritoneal cavity. तो सबसेरोजल कंडीशन में क्या होता है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो कि मसल्स लेयर के बीच में फाइब्रॉइड है, वो पेरिटोनियल कैविटी की तरफ पुश्ड हो जाता है। तो उसको जब वो सबसेरोजल पेडिकुलेटेड है, पेडिकल से लटका हुआ है, मिला हुआ है, तो 7th ग्रेडिंग करेंगे। और 8th ग्रेडिंग हम जब करते हैं जब अदर कंडीशन आती है, जैसे कि या तो सर्विक्स में है, सर्वाइकल या पैरासाइटिक, यानी कहीं और जगह जाकर वो फाइब्रॉइड एक पैरासाइट की तरह से आपको मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे 8th नंबर की ग्रेडिंग। अब इसमें समझ लीजिए, देखिए नंबर 3, ये है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या था? 100% इंट्राम्यूरल। ये जो फाइब्रॉइड है, जो ये ट्यूमर है, ये 100% इंट्राम्यूरल है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम है, इसके कांटेक्ट में है। नंबर 4, ये नंबर 4 है। नंबर 4 में हमने इंट्राम्यूरल बताया था, ये देखिए पूरी तरह से इंट्राम्यूरल है और एंडोमेट्रियम से कांटेक्ट में भी नहीं है। नंबर 5 हमने क्या बताया था? सबसेरोजल देखिए नंबर 5, लेकिन वो मोर देन या इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल है, यानी 50% वो इंट्राम्यूरल है, अंदर की तरफ है, और 50% से वो टुवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी की तरफ जा रहा है। नंबर 6 हमने क्या बताया था आपको? सबसेरोजल, लेकिन इंट्राम्यूरल अब वो सिर्फ लेस देन 50% ही रह गया। नंबर 7 ये देखिए, अब वो नंबर 7 इज सबसेरोजल पेडिकुलेटेड, अब वो पूरा सबसेरोजल है और पेडिकल से अटैच्ड है खाली। और 8th नंबर पे आपको बताया था कि 8th नंबर पे जो है ये वो अदर्स में आ जाता है, यानी सर्विक्स में या कहीं किसी और पार्ट में वो मिलेगा फाइब्रॉइड। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग करते हैं इसकी। अदर्स में देखिए हम ग्रेडिंग 3 कब देंगे? जब वो फाइब्रॉइड 100% इंट्राम्यूरल है और एंडोमेट्रियम से उसका कांटेक्ट है, एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है और 100% इंट्राम्यूरल है। 4th नंबर पर एंडोमेट्रियम से भी अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो इंट्राम्यूरल ही है, बिल्कुल मसल्स के बीच में है। नंबर 5 सबसेरोजल कब, नंबर 5 ग्रेडिंग कब दी हमने? जब मोर देन और इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल, यानी इंट्राम्यूरल है और वो मोर देन और इक्वल टू 50% है, 50% से ज्यादा वो मसल्स लेयर के बीच में है। और 6 ग्रेडिंग कब करी? जब लेस देन 50% इंट्राम्यूरल,
जब वो इंट्राम्यूरल तो है लेकिन उसका जो हिस्सा जो घेरे हुए है वो इंट्राम्यूरल पार्ट को, वो लेस देन 50% है। नंबर 7 इज सबसेरोजल एंड पेडंकुलेटेड। नंबर 7 मीन्स वो फाइब्रॉइड जो है वो सबसेरोजल है और पेडंकुलेटेड। तो सबसेरोजल फाइब्रॉइड कब कहते हैं, कौन से फाइब्रॉइड को सबसेरोजल कहते हैं? विच ग्रोज ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। In this condition, the intramural fibroid is pushed towards the peritoneal cavity. तो सबसेरोजल कंडीशन में क्या होता है कि इंट्राम्यूरल फेब्रॉइड जो कि मसल्स लेयर के बीच में फाइब्रॉइड है वो पेरिटोनियल कैविटी की तरफ पुश्ड हो जाता है। तो उसको जब वो सबसेरोजल पेडंकुलेटेड है, पेडिकल से लटका हुआ है, मिला हुआ है, तो 7th ग्रेडिंग करेंगे। और 8th ग्रेडिंग हम जब करते हैं जब अदर कंडीशन आती है, जैसे कि या तो सर्विक्स में है, सर्वाइकल या पैरासाइटिक, यानी कहीं और जगह जाकर वो फाइब्रॉइड एक पैरासाइट की तरह से आपको मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे 8th नंबर की ग्रेडिंग। अब इसमें समझ लीजिए, देखिए नंबर 3, ये है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या था? 100% इंट्राम्यूरल। ये जो फाइब्रॉइड है, जो ये ट्यूमर है, ये 100% इंट्राम्यूरल है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम ये एंडोमेट्रियम है, इसके कांटेक्ट में है। नंबर 4, ये नंबर 4 है। नंबर 4 में हमने इंट्राम्यूरल बताया था, ये देखिए पूरी तरह से इंट्राम्यूरल है और एंडोमेट्रियम से कांटेक्ट में भी नहीं है। नंबर 5 हमने क्या बताया था? सबसेरोजल। सबसेरोजल देखिए नंबर 5, लेकिन वो मोर देन या इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल है, यानी 50% वो इंट्राम्यूरल है, अंदर की तरफ है, और 50% से वो टुवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी की तरफ जा रहा है। नंबर 6 हमने क्या बताया था आपको? सबसेरोजल, लेकिन इंट्राम्यूरल अब वो सिर्फ लेस देन 50% ही रह गया। नंबर 7 ये देखिए, अब वो नंबर 7 इज सबसेरोजल पेडंकुलेटेड। अब वो पूरा सबसेरोजल है और पेडिकल से अटैच्ड है खाली। और 8th नंबर पे आपको बताया था कि 8th नंबर पे जो है ये वो अदर्स में आ जाता है, यानी सर्विक्स में या कहीं किसी और पार्ट में वो मिलेगा फाइब्रॉइड। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग करते हैं इसकी। अदर्स में देखिए हम ग्रेडिंग 3 कब देंगे? जब वो फाइब्रॉइड 100% इंट्राम्यूरल है और एंडोमेट्रियम से उसका कांटेक्ट है, एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है और 100% इंट्राम्यूरल है। 4th नंबर पर एंडोमेट्रियम से भी अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो इंट्राम्यूरली है, बिल्कुल मसल्स के बीच में है। नंबर 5 सबसेरोजल। सबसेरोजल सबसेरोजल कब नंबर 5 ग्रेडिंग कब दी हमने? जब मोर देन और इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल, यानी इंट्राम्यूरल है और वो मोर देन और इक्वल टू 50% है, 50% से ज्यादा वो मसल्स लेयर के बीच में है। और 6 ग्रेडिंग कब करी? जब लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, जब वो इंट्राम्यूरल तो है लेकिन उसका जो हिस्सा जो घेरे हुए है वो इंट्राम्यूरल पार्ट को, वो लेस देन 50% है। नंबर 7 इज सबसेरोजल एंड पेडंकुलेटेड। नंबर 7 मीन्स वो फाइब्रॉइड जो है वो सबसेरोजल है और पेडंकुलेटेड। तो सबसेरोजल फाइब्रॉइड कब कहते हैं, कौन से फाइब्रॉइड को सबसेरोजल कहते हैं? विच ग्रोज ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। In this condition, the intramural fibroid is pushed towards the peritoneal cavity. तो सबसेरोजल कंडीशन में क्या होता है कि इंट्राम्यूरल फेब्रॉइड जो कि मसल्स लेयर के बीच में फाइब्रॉइड है वो पेरिटोनियल कैविटी की तरफ पुश्ड हो जाता है। तो उसको जब वो सबसेरोजल पेडंकुलेटेड है, पेडिकल से लटका हुआ है, मिला हुआ है, तो 7th ग्रेडिंग करेंगे। और 8th ग्रेडिंग हम जब करते हैं जब अदर कंडीशन आती है, जैसे कि या तो सर्विक्स में है, सर्वाइकल या पैरासाइटिक, यानी कहीं और जगह जाकर वो फाइब्रॉइड एक पैरासाइट की तरह से आपको मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे 8th नंबर की ग्रेडिंग। अब इसमें समझ लीजिए, देखिए नंबर 3, ये है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या था? 100% इंट्राम्यूरल। ये जो फाइब्रॉइड है, जो ये ट्यूमर है, ये 100% इंट्राम्यूरल है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम है, इसके कांटेक्ट में है। नंबर 4, ये नंबर 4 है। नंबर 4 में हमने इंट्राम्यूरल बताया था, ये देखिए पूरी तरह से इंट्राम्यूरल है और एंडोमेट्रियम से कांटेक्ट में भी नहीं है। नंबर 5 हमने क्या बताया था? सबसेरोजल। सबसेरोजल देखिए नंबर 5,
लेकिन वो मोर देन या इक्वल टू 50% इंट्राम्यूरल है, यानी 50% वो इंट्राम्यूरल है, अंदर की तरफ है, और 50% वो टुवर्ड्स द पेरिटोनियल कैविटी की तरफ जा रहा है। नंबर 6 हमने क्या बताया था आपको, सबसेरोजल, लेकिन इंट्राम्यूरल अब वो सिर्फ लेस देन 50% ही रह गया। नंबर 7 ये देखिए, अब वो नंबर 7 इज सबसेरोजल पेडंकुलेटेड, अब वो पूरा सबसेरोजल है और पेडिकल से अटैच्ड है खाली। और 8th नंबर पे आपको बताया था कि 8th नंबर पे जो है ये वो अदर्स में आ जाता है, यानी सर्विक्स में या कहीं किसी और पार्ट में वो मिलेगा फाइब्रॉइड। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग करते हैं इसकी। अनदर कंडीशन इज हाइब्रिड लियोमायोमास that impact both endometrium and serosa, submucosal and subserosal, each with less than half the diameter endometrial cavity and peritoneal cavity। ठीक है, हमने 2 to 5 नंबरिंग दी है। In this condition, the two numbers are listed separated by a hyphen. By convention, the first refers to the relationship with the endometrium, यानी first refers to the relationship with the endometrium, यानी वो फाइब्रॉइड जो कि एंडोमेट्रियम से जिसका रिलेशनशिप है, and the second refers to the relationship to the serosa. For example, if we determine then an individual has a disorder of ovulation, a type 2 leiomyoma and no other abnormalities, they would be categorized as follows. Suppose कोई पेशेंट आपके पास आती है, उसको ओवेरियन डिसऑर्डर है और लियोमायोमा टाइप 2 है और कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, तो आप उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे उस पेशेंट को? AUB यानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, P0 यानी कि पॉलिप नहीं है, 0, A0 दैट मीन्स एडिनोमायोसिस भी नहीं है, टाइप 2 लियोमायोमा है। तो टाइप 2 लियोमायोमा देख लीजिए, टाइप 2 लियोमायोमा कहां पर आता है? ये है देखिए 0, 1, टाइप 2 यानी कि इस पर आता है 1 पर, है ना। ये तो ग्रेडिंग है 0, 1, 2, लेकिन टाइप में जो ग्रेड 1 आ रहा है, टाइप 2 में ग्रेड कौन सा आ रहा है बच्चों? 1। तो L1 submucosal, SM means submucosal, M0, M is malignancy 0, C0 coagulopathy 0, O is 1 क्योंकि ओवुलेटरी डिसऑर्डर है, तो O के आगे हमने 1 लगाया। E0, I0 यानी E0 means endometrial disorder 0, I means iatrogenic 0 और not yet classified is also 0। तो क्लिनिकली अगर आप देखेंगे किसी पेशेंट के जो क्लिनिकल जो पर्चा डॉक्टर का होता है, वो ऐसा पूरा डिटेल नहीं लिखते हैं, उसमें देखो इस तरह से एब्रीविएशन के फॉर्म में डेवलप करा जाता है। AUB LSMO दैट इज AUB एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, LSM मीन्स यानी कि लियोमायोमा है, सबम्यूकोजल क्योंकि L1 की कैटेगरी में है सबम्यूकोजल, और O यानी ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है। ठीक है, इस तरह से हम क्लिनिकली जो पर्चे पे लिखा जाता है वो इस तरह से हम क्लासिफाइड एब्रिविएशन की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हम पाम क्लासिफिकेशन करवाएंगे, कैसे करते हैं और किस तरह से हम अपनी क्लिनिक में अपनी स्लिप पर किस तरह से मेंशन करेंगे। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, और मैं आपको फिर इसमें यूनानी कॉन्सेप्ट और यूनानी दवाएं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।